जम्मू कश्मीर में खराब होते हालात के बीच सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल सकती हैं। इस मुलाकात में घाटी में बढ़ रही पत्थरबाजी की हिंसक घटनाओं पर चर्चा होगी। इस बीच बीजेपी पीडीपी गठबंधन में भी तकरार तेज होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। घाटी में हिंसा के बीच इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी का असर हुआ है। घाटी में युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हर ग्रुप से करीब 250 लोग जुड़े हुए थे, जो घाटी के युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का काम करते थे। आज फिर से घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। पुलिस ये नजर रखेगी कि इसके बाद पत्थरबाजी की घटना होती है या नहीं। संगम नगरी इलाहाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक नाव यमुना नदी में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। बताया जाता है कि तेज आंधी की वजह से नाव पलट गई और हादसा हुआ। डीएम ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आने वाले सत्र से उत्तराखंड के स्कूलों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार अगले सत्र से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और इंटर कॉलेज में वंदे मातरम और राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ज्यादातर डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों के प्रिंसिपल सरकार के साथ हैं। अगले सत्र से सभी कॉलेजों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान लागू होगा। ये भी हमारे कुलपतियों की बैठक होगी, प्राचार्यों की बैठक होगी और सारे डिग्री कॉलेज में जहां जहां मैं गया हूं सब लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। योगी आदित्यनाथ ने विकास खंड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें अहम सूचनाएं और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव के साथ रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर और कराए जा रहे कामों की सूची और योजनाओं का ब्यौरा मौजूद हो। नीति आयोग की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के सामने प्रदेश के लिए कई मांगे रखी। योगी ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का बकाया धन दिए जाने की मांग की। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए की भी मांग रखी। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा। योगी ने कहा कि ये दोनों इलाके यूपी की बाकी जगहों से काफी पिछड़े हुए हैं और इन्हें आगे लाने की सख्त जरूरत है। सोलर इंडिया मिशन के तहत योगी ने 22,000 सोलर पंप की मांग रखी है। लखनऊ में आज संघ और बीजेपी सरकार की समन्वय बैठक होगी। बैठक में सरकार की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर के साथ कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता शामिल होंगे। संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले और प्रांत प्रचारक हिस्सा लेंगे। बैठक में सरकार के कामकाज को संगठन के सहारे लोगों तक पहुंचाने, जून जुलाई में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी के साथ योगी सरकार की राह में रोड़ा बन रहे बड़बोले विधायक, सांसदों के साथ भगवा ब्रिगेड पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिले, इसके लिए पूरी शिवसेना उनके साथ है। उद्धव ने कहा कि अपनी मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए पार्टी विपक्ष का भी साथ लेगी। समाजवादी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। पार्टी के नेता राशिद मसूद साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवार हो सकते हैं। राशिद मसूद ने रविवार को बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। राशिद अपने बेटे शादान मसूद और पोते शायान मसूद के साथ बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में आग से फसलों के नुकसान झेल रहे किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। सिद्धू ने अपनी जेब से किसानों को 24 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। ये मदद उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फसल आग की भेंट चढ़कर बर्बाद हो गई। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के आसार हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के संकेत हैं। बीजेपी को 202 से 220 सीट और 43% वोट का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पोल के मुताबिक चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन दूसरे नंबर पर रहा है। आम आदमी पार्टी को 23 से 35 सीट और 24% वोट का अनुमान है। वहीं दिल्ली के सीएम और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं।
एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के लिए भी निकाय चुनावों से अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस एमसीडी चुनाव में तीसरे नंबर पर काबिज हुई है। कांग्रेस को 19 से 31 सीट और 23% वोट का अनुमान है। रोहिणी वार्ड नंबर 9 से स्वराज इंडिया के प्रत्याशी संजय सिंघल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संजय सिंघल के परिजनों का आरोप है कि जब वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा था, उसी दौरान नाहरपुर गांव में कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई और जब संजय वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी सूरत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा है। कैश फॉर सिंबल मामले में शशिकला के भतीजे दिनाकरण से दिल्ली पुलिस ने रविवार को भी घंटों पूछताछ की। दिनाकरण को पुलिस ने दोपहर के वक्त पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ये पूछताछ कई घंटों तक चली। अब आज एक बार फिर से दिनाकरण से पूछताछ की जा सकती है। एआईएडीएमके के दोनों गुटों के बीच आज फिर से विलय पर बातचीत होगी। ये बातचीत एआईएडीएमके के मुख्यालय पर होने की संभावना है। विलय के लिए पन्नीर सेल्वम के गुट ने अपने 2 विधायकों के लिए कैबिनेट पद देने की मांग की। यूपी के आगरा में एक मुस्लिम महिला को जुड़वा बेटी होने के चलते ट्रिपल तलाक की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़िता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जब महिला ने पति से बात करने की कोशिश की तो उसने तलाक देने की धमकी दी। अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री सौरभ शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जाता है कि आरोपी ने उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। कॉल करने वाले ने खुद को आईएएस का एजेंट बताया और कहा कि अगर वो हिंदूवादी बनेंगे तो उन्हें और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जांच में पता चला है कि जिस नंबर से धमकी दी गई वो जिले के डीएम का है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक संत को उसकी आश्रम की जमीन पर कब्जा दिलवा दिया। दरअसल 80 साल के संत दंडी स्वामी ने सीएम योगी से अपने आश्रम की जमीन दबंगों के चंगुल से छुड़ाने की गुहार लगाई थी। संत की शिकायत पर सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और एसएसपी को कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद खुद एसएसपी ने संत को बुलाकर उनकी शिकायत सुनी और 24 घंटे के अंदर ही संत के आश्रम पर कब्जा जमाने वालों को हटाकर जमीन संत को दे दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर गर्मी में घंटों तक इलाज के लिए पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। बाद में मीडिया के कैमरे पहुंचने के बाद अस्पताल के कर्मचारी हरकत में आए और बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर ले जाकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। मामले के सामने आने के बाद जिला चिकित्सालय अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी के भीतर 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां जमीन विवाद को लेकर 2 गुट थाने में समझौता करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अरविंद मिश्रा और उसके 2 भाइयों ने दूसरे गुट के हरिनंदन शुक्ला और उनके बेटों के साथ चौकी इंचार्ज के सामने मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, उसने पिस्टल तक निकाल ली। हालांकि चौकी इंचार्ज ने पिस्टल कब्जे में लेकर उसे जमा करा दिया। बिहार के पटना में एक बेटी पर अपनी ही मां की मौत का आरोप लगा है। बताया जाता है कि मां के नाजायज संबंधों के चलते महिला की बेटी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पूनम ने अपनी मां को खाने पर बुलाया था। इस दौरान उसने मां के खाने में नींद की दवा मिला दी। बाद में बेहोश होने पर पूनम के पति और साथी ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। पुलिस ने पूनम और उसके पति के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति अब भी फरार है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस अधिकारी के सिविल ड्रेस में मंच पर बारबाला के साथ डांस करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मनकापुर थाने के दारोगा ब्रिजभूषण यादव ने कमर पर सर्विस रिवॉल्वर लगाकर बारबाला के साथ डांस किया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। यहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस एक नशा तस्कर को पकड़ने पहुंची थी। जैसे ही पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ना चाहा तो तस्कर ने अचानक अपनी कार दौड़ा ली और नारकोटिक्स सेल के एएसआई संजीव कुमार कार के बोनट पर चढ़ गए। इसके बाद वो पुलिसकर्मी को गिराकर फरार हो गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नासिक में वन विभाग ने एक तेंदुए को कब्जे में लिया है। ये तेंदुआ जंगल में भटक कर गाँव में आ घुसा था और लोगों के लिए दहशत बन गया था। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मुर्गी के बाड़े से उसे कब्जे में ले लिया। तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कब्जे में लिया गया।
आईपीएल के दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 82 रन से हरा दिया। कोलकाता ने बेंगलुरु को 132 रन का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम 9.4 ओवर में 49 रन पर ही सिमट गई। ये आईपीएल के इतिहास में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इस जीत के साथ ही कोलकाता की टीम अंक तालिका में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। कोलकाता के गेंदबाजों के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज बेबस नजर आए। टीम का कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में रन नहीं बना सका। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 9 रन केदार जाधव ने बनाए। कप्तान विराट कोहली भी बिना खाता खोले ही पहले ओवर में चलते बने, जबकि एबी डिविलियर्स 8 रन ही बना सके। कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, जबकि गौतम गंभीर ने 11 गेंदों पर 14 और उथप्पा ने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। कोलकाता के गेंदबाज कोल्टर नाइल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। नाइल ने 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। बेंगलुरु की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए। चहल ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि मिल्स और नेगी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। बेंगलुरु के लिए सैमुअल बद्री सबसे महंगे साबित हुए। बद्री ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। पुणे राइजिंग टीम के कई खिलाड़ी शनिवार को एक साथ पुणे के एसजीएस मैग्नम शॉपिंग मॉल में नजर आए। इनमें अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक, डुप्लेसिस, मनोज तिवारी और इमरान ताहिर के साथ कई खिलाड़ी शामिल थे। इन्होंने यहां स्पाइकर लाइफस्टाइल के नए कलेक्शन को लॉन्च किया। साथ ही खिलाड़ियों ने यहां फैंस के सवालों के जवाब भी दिए।